बांग्लादेश है, श्रीलंका है या तमाम दूसरे ऐसे मुल्क हैं, उनमें तमाम बेहतर रिलेशन है। तो ये प्रेशर क्या आएगा? अगर जब कोई प्रेशर आएगा तो मैं श्योर हूं कि हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री रही है ज़माने से, इन तमाम प्रेशर्स को बड़ी आसानी से झेलेगी और बहुत अच्छे फैसले के साथ आगे आएगी। और इसको मैं दोबारा एक सेंटेंस में ये कनेक्ट करना चाहूँगा कि ठीक इसी तरह का नैरेटिव अफगानिस्तान के वक्त भी चला था कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, हिंदुस्तान ऐसे सोच रहा है, हिंदुस्तान वैसे कर रहा है और आइसोलेशन में है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, इसका नतीजा आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो मैं नतीजों में बिलीव कर रहा हूँ, मैं अजम्पशन पे नहीं जा रहा हूँ। जब कुछ चीजें सामने आएंगी तो फिर उसको यकीनन उस तरीके से हैंडल करने की कैपेबिलिटी पूरी तरह से है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइएगा, ये जो स्टूडेंट्स का क्राइसिस था, इसको किस तरह देखा गया है जनरल पब्लिक में? क्या नरेंद्र मोदी साहब को ये देखा गया है कि उन्होंने इसको अच्छे तरीके से डील किया? जनरल पब्लिक क्या कहती है? क्या या के समझते हैं कि नहीं, इसकी मिस हैंडलिंग हुई है, क्योंकि इंडिया के कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जान से भी गए हैं, रशियन प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर बात की है, और उसके बाद इंडियन फॉरेन ऑफिस को भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई। तो जनरली नरेंद्र मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है या उनके ऊपर तनकीद की गई है, या अच्छे से कहा गया है कि उन्होंने अच्छे से इवैक्यूएट किया और इसी तरह ही इवैक्यूएशन होती है वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन से? इसको जरा काइंडली बताएं। कमर भाई, कोई भी सेंसिबल कंट्री हो या सेंसिबल गवर्नमेंट होगी, अगर उसके मुल्क, उस मुल्क से 100 बच्चे भी, क्या एक भी अगर उसका सिटीजन कहीं पे इस तरह से फंसा हुआ होगा तो प्रेशर लेना लाजमी है और प्रेशर आना भी लाजमी है। और अगर प्रेशर नहीं आता है तो उसमें आप समझिए कि वो सेंसिबिलिटी नहीं है, और उस प्रेशर को हैंडल करने की सलाहियत होना वो बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें अभी ऑपरेशन गंगा में दिखाई दे रही है। आपको मैं बताऊं कि ये 2-3 दिन के अंदर की भी आप रिपोर्ट्स ले लें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ के तमाम बॉर्डर्स में, आप आर्मेनिया जाएं, पोलैंड जाएं या यूक्रेन में, जो इंटरनल कुछ मसाइल हैं लोकल, उसमें कम्यूट करने की या लोगों को वहाँ तक, उस पॉइंट तक पहुँचने की, वो एक बड़ा मसला है। लेकिन इसको आप देखें कि लोग इसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, कि हमारा एक पास्ट का भी रिकॉर्ड रहा है। मैं खुद कुवैत के अंदर था, उस वक्त भी कुवैत में जब इवैक्यूएशन हुआ, मैं क्या कहते हैं, गल्फ वॉर 2 की बात कर रहा हूँ, मैं खुद उसका आई विटनेस रहा हूँ। मेरे सामने मिसाइलें आई, मैंने उन चीज़ों को देखा और कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया। तो इन तमाम चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ों में कैपेबिलिटीज़ भी है और एक्सपीरियंस भी है, और हमें पता है कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन जब वॉर की ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें प्रेशर भी आता है और उसमें कुछ ना कुछ मिस कैलकुलेशंस भी होती हैं, और सब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त के हिसाब से शायद कुछ बेहतर हो सकती थी किसी भी मुल्क के लिए, और उसको लगता है कि बाद में कुछ और बेहतर हो जाए। उसमें 2-4 चीज़ें जो आ गई सामने, उसको मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो वहाँ के जो तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, हमारे ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स ही वहाँ पे स्टक है ना, स्ट्रैंडेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे पढ़ रहे थे, आप उनके रिपोर्ट्स देखें, आप उनका इंटरव्यूज़ देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, आप उनसे बात करें। मैं तो कई स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में खुद हूँ। उन तमाम कॉलेज के मैनेजमेंट ने बार बार ये सर्कुलर्स दिया, एडवाइजरीज दी कि आपको अटेंडेंस वहाँ पे 100% रखना है, या जो भी रिक्वायर्ड अटेंडेंस होती है वो रखनी है, अदरवाइज आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। कोरोना की वजह से पहले ही से 1-2 साल तक वो प्रॉब्लम्स चल रही थी, पढ़ाई पे डिस्टर्बेंस था। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि हमें वहाँ पे कॉलेज में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट थे और जो तमाम लोग बात कर रहे थे, वो तमाम यही कह रहे थे कि शायद ऐसा नहीं हो कि इतने क्या कहते हैं, फुल स्केल पे कोई एक वॉर वहां पे हो जाए, इन्वेजन इस तरह से होगा। और उसकी एक और वजह थी कि वॉर शुरू होने के 2 दिन पहले ही पुतिन की तरफ से किस तरह से वहां की ट्रूप्स को वापस बुलाए जाने की खबर आ गई थी, और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये तमाम चीज़ें नहीं भी हो। तो लोग बड़ा कंफ्यूज्ड हो गए थे, कंफ्यूजन जो था ना वो बहुत ज़्यादा था लोगों में, और वहाँ यूक्रेन की सरकार में भी था। और वो ख़ास तौर से इसमें जो सबसे बड़ा एक मामला हो गया जो बहुत ही गलत हुआ, वहाँ के कॉलेजेस ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कहा स्टूडेंट्स को कि आपको वहीं पे रहना है और आपको अटेंडेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो जो बच्चा होता है ना, जो स्टूडेंट होता है, जिनको अपने करियर की फिक्र होती है, उनको लगता है कि अरे हो
सकता है कि चीजें बेहतर हो। उस वक्त तक हालात बिल्कुल नॉर्मली दिख रहे थे वहां पे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम लोगों से बात करके भी यही अंदाजा लग रहा था। अब इसमें बताएं कि कोई हुकूमतें क्या करेंगी। हुकूमतों को तब यही अंदाजा होगा ना जब वॉर का पूरी तरीके से इन्वेजन की शुरुआत हो गई और अब लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब कीव में या खारकीव में या तमाम जो वेस्टर्न रीजन है, अब तो आप ईस्टर्न रीजन की भी बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, यूक्रेन में तमाम ये चीजें जो आग जो फैल गई, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक हैवॉक और एक पैनिक और एक पूरी तरह से कियोस का मामला हुआ। और तब ज्यादा और हो गया जब वहां के सिविलियंस को ज़ेलेंस्की ने हथियार दे दिया कि अब आप उन तमाम चीजों को हैंडल करो। ऐसे हालात में कमर भाई, हमारी जो ऑपरेशन गंगा है वहां पे जाके काम कर रही है और वहां पे 24 घंटे मदद पहुंचा रही है। और जाहिर है कि आप बताएं, किसी भी सफारे में, किसी भी एम्बेसी में एक बहुत ही लिमिटेड नंबर के स्टाफ होते हैं और उनकी अपनी फैमिलीज होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सबको फिक्र है। अब वैसे में कोई भी किस तरह से हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन होती है, मैंने खुद वो देखा है, आपको अंदाजा होगा। उन तमाम चीजों में कोशिश तो ये हो रही है ना कि उन तमाम लोगों तक पहुंचा जाए, और एक बहुत ही पसंद करने वाली चीज है जो हो रही है। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कई फ्लाइट्स आ रही हैं, स्पेशल फ्लाइट जा रही है, हमारे यहाँ के कई मिनिस्टर्स वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज में जाके खुद उसको ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल हो सके। तो ये कहते हैं कि सिंसिबिलिटी, कितना सिंसियरिटी है किसी गवर्नमेंट में। और ये हमारे आज की बात नहीं है, हमेशा से, मैंने तो 2003 की आपको मिसाल दी और हमेशा से रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, ये बहुत अहम बात है समझने की कि ये हमेशा सोचा कि उनके सिटीजन जहां पे भी मौजूद हो उनका ख्याल रखा जाए और कोशिश की जाए। लेकिन जब इतनी हेल्पलेस सिचुएशन हो जाएगी, उसमें आप खुद बताएं कि सड़कों पे गोलियां चल रही हो, रेलवे लाइंस टूटे हुए हो और कहीं पे भी कुछ शेलिंग के चांसेस हो जाते हैं, उसमें कोई किस तरह से कर सकता है ये बताएं। हमारा तो माय हार्ट goes to the families, to every victim of this war, and especially to the citizens of my own country, कि कैसे भी, और मैं उनके करेज को सैल्यूट करता हूं जो इन तमाम चीजों के बाद भी उन पॉइंट्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स के करेज को सैल्यूट करता हूं। और आपने जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करी, हमारा ये फर्ज बनता है, हम तो ऐसा है कि ऐसे हालात में दुश्मनों को भी अगर आप मरते हुए देख रहे हैं तो उनकी भी मदद करें, और लोग करते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को भूल जाने की जरूरत है कि कहाँ पे कौन ऐसा है कि कौन किस शहर का है, कौन किस मुल्क का है और कौन किस नेशनलिटी का है और किस रिलीजन का है। यहाँ पे यह है कि कौन किसकी मदद कर सकता है और करनी चाहिए, और किसी भी तरह से वो तमाम मासूम लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं वो आ सके। और इसके लिए पूरी तरीके से हिंदुस्तान की कोशिश चल रही है और मेरी दुआएं हैं कि उसमें कामयाबी मिले। वो तमाम लोग जो इस पे सियासत करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, या रॉन्ग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं या प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस हो, उन तमाम लोगों को हमारी एक तो रिक्वेस्ट है कि वो उस तरीके की चीजें ना करें। और दूसरी चीज हमारी जो रिक्वेस्ट है और दुआएं हैं कि ऐसे हालात में जो भी इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं उनको और हिम्मत दे और उनको कामयाबी मिले। कमर भाई जी, बहुत शुक्रिया आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इश्यू में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और आप ने हमें अभी खुल के नहीं बताया कि वेस्ट का कितना प्रेशर है इंडिया के ऊपर, वो हम फिर किसी वक्त आपके साथ पूरी बात करेंगे इस सारे मुद्दे को लेके। और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आप बात करना चाह रहे हैं, एक लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस, क्योंकि जाहिर है बहुत देर से बात हो रही है। खुल के बताता मैं तब कमर भाई जब कोई ऐसा प्रेशर दिखता। अब ये अजम्पशन है, मैं दोबारा कह रहा हूं, उसमें देखें कि क्या बात की जा सकती है। जब कोई चीज सामने आएगी तो किया जाएगा। लेकिन आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो पोजीशन है आज की तारीख में, सबकी नजर उसकी तरफ उम्मीदों से भरी हुई, और सबको लगता है कि वहां पे बहुत स्ट्रांग एक गवर्नमेंट जो हमारी है और हमारे हिंदुस्तान का जो एक नाम हमेशा से रहा है वो है। उसको देखते हुए आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। हम इन मुद्दों पे और भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं यही कहता हूं, दोबारा से मैं कंडेम करता हूं कि मस्जिदों के अंदर जितने भी अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी उन तमाम मासूम लोगों के लिए दुआएं हैं जिनकी जाने जाती हैं। और उन तमाम लीडरशिप के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी तो सबक लें कि भाई आप जब टेररिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, आप जब ऐसे ग्रुप्स को आगे बढ़ाएंगे, उनके सामने घुटने टेकेंगे, उनको सरकारों में लाने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ तो इस तरह की चीज़ें आम जनता को झेलना पड़ेगी, जिसके लिए मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है, सेंसिबल होने की ज़रूरत है और लोगों को बचाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ रमीज दाऊदी साहब।
आपके टाइम का और वैल्यूबल एनालिसिस का बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।